वर्ष 2025 में पेरिस समझौते को अपनाए हुए 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 2015 में कॉप 21 यानी पेरिस में इसको अपनाया गया था और इस तरह से इसने अपना सफर 10 वर्ष का पूर्ण कर लिया है। अब वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर सीमित रखना इसका लक्ष्य रखा गया था। अगर हम बात करें तो वैश्विक जलवायु कार्रवाई का सबसे सशक्त और प्रभावी एक बहुपक्षीय मंच अभी भी ये बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, इस विषय पर हम इसका मूल्यांकन करेंगे, जानेंगे इसका प्रभाव क्या क्या हुआ है आज के इस वीडियो के माध्यम से। वैश्विक अर्थव्यवस्था को कार्बन संक्रमण की दिशा में आज भी कैसे यह अग्रसर किया हुआ है, इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं और यह भी देखते हैं कि इन 10 वर्षों का इसका सफर, अगर इसने लक्ष्य अपने प्राप्त कर लिए या नहीं कर लिए, या मौजूदा स्थिति क्या है, उस आधार पर इसका किस तरह से मूल्यांकन किया जा सकता है, उसको समझेंगे। तो खबर यही है कि पेरिस समझौते के 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इससे पहले की खबर पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले तो ये भी हम जानेंगे, इसकी उपलब्धियों पर भी बात करेंगे, लेकिन पेरिस समझौते की अगर सबसे पहले चर्चा होती है, उससे पहले आपके लिए एक चीज जानना जरूरी है कि पेरिस समझौता क्या था। थोड़ा सा इसके विषय में आपको बताते हैं। तो दरअसल जो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल है, जिसको हम क्या कहते हैं, आईपीसीसी, इसको आप जानिए पहले। तो देखिए आईपीसीसी क्या है, जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर सरकारी पैनल है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। अब इससे जब ये कॉप 21 हुआ 2015 में, उससे पहले की पृष्ठभूमि इसको आप समझिए। ये इसकी स्थापना कौन कौन मिलकर किया? आईपीसीसी की स्थापना कौन कौन किया? 1988 में इसकी स्थापना किया डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी, यानी कि डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी, इसके द्वारा मिलकर किसको स्थापित किया गया था? आईपीसीसी को स्थापित किया गया था। और यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और साथ साथ विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसके द्वारा इसको किया गया। अब देखिए ये क्या करता है, आईपीसीसी क्या करता था? तो ये सरकारों को जलवायु नीतियां विकसित करने के लिए, जो भी गवर्नमेंट होती है वो क्लाइमेट पॉलिसी कैसे बनाए, जलवायु नीतियों को कैसे विकसित करें, उसमें सहायता करने के लिए, उसमें वैज्ञानिक जानकारी देने के लिए इसका गठन किया गया था। इसमें 195 सदस्य थे, 195 इसमें सदस्यों की संख्या थी और साथ साथ इन सदस्य देशों के साथ ये अस्तित्व में आया। तो मुख्य रूप से जो जलवायु नीतियां हैं उनको बनाने में ये क्या करेगा, ये एक प्रकार से वैज्ञानिक रूप से एक सहायता करेगा। अब आईपीसीसी की बात करें तो ये अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। अब देखिए जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ, अब हम इस पर आते हैं। ये तो आपकी पिछली पृष्ठभूमि आईपीसीसी के बारे में आप जान गए। पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ? तो पेरिस एग्रीमेंट आप जानते हैं कि ये क्या है, पहले तो ये जानिए। तो पेरिस एग्रीमेंट जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। यानी कि किससे संबंधित है? सबसे पहले तो ये जानिए। तो ये संबंधित है जलवायु परिवर्तन पर। साथ ही साथ कैसी संधि है? तो ये एक अंतरराष्ट्रीय संधि, यानी कि इसका जो स्वरूप है वो क्या है, अंतरराष्ट्रीय संधि है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कानूनी रूप से ये क्या है, तो ये बाध्यकारी है। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान देना है। अब ये संधि जो है कॉप 21 जो हुआ, यानी कि अगर हम देखेंगे तो 12 दिसंबर 2015 को पेरिस में, जो फ्रांस की राजधानी है, 12 दिसंबर 2015 को क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ, जिसको कि हम कॉप 21 के नाम से जानते हैं। यानी कि ये 21वां कॉप 21 जो है सम्मेलन हुआ, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन के लिए जो सम्मेलन होता है वो हुआ। अब कॉप 21 में ही जो 195 जो कंट्रीज थी, उन दलों द्वारा इसको क्या किया गया, अपनाया गया, एक्सेप्ट किया गया। और 4 नवंबर 2016 को, यानी ये तिथि याद रखिएगा, 4 नवंबर 2016 को ये क्या हुआ, अपनाने के बाद इस तिथि से लागू माना जाता है। अब इसमें क्या तय किया गया? तो इसमें कुछ बातें तय की गई। एक तो ये तय किया गया कि जो वैश्विक तापमान वृद्धि है उसको पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि पूर्व औद्योगिक स्तर में जितना था उस लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस तक क्या किया जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस तक वैश्विक तापमान वृद्धि को नीचे यानी सीमित किया जाएगा, लिमिट किया जाएगा। साथ ही कोशिश ये की जाएगी कि हम इसकी सीमा को और कम करते हुए 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लेकर आए। तो ये बात इसमें तय हुई। कब से तुलना की जाएगी? तो पूर्व औद्योगिक स्तर से इसकी तुलना की जाएगी। तो ये है आपका कॉप 21, यानी कि पेरिस एग्रीमेंट। इस समझौते पर कानूनी रूप से बाध्यकारी एक ये संधि की गई, जिसमें कि विश्व के वो तमाम सदस्य देश इसमें सम्मिलित हुए जो कि आईपीसीसी के भी मेंबर थे। अब यहां पर देखिए इसकी उपलब्धियां क्या रही हैं। 10 साल इसने पूरा कर लिया है, तो इसकी उपलब्धियों पर भी थोड़ी चर्चा करना जरूरी है।
तो देखिए, सबसे पहली अगर उपलब्धि की बात करेंगे तो पहले जिस गति से वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही थी उसका जो रेशियो था वो कितना था? उस रेशियो को अगर आप देखें तो 4 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक था। उसको इसी का प्रभाव है, पेरिस एग्रीमेंट का ही प्रभाव है, कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि का ही प्रभाव है कि वो अब नीचे आकर जो 4 से 5% की वृद्धि हो रही थी वो अब हमको 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि तक सीमित दिखाई दे रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें कमी दिखाई दी। पहली चीज तो यह हमारी सफलता हो गई। दूसरी अगर सफलता की बात करें तो इसमें हम दूसरी सफलता के तौर पर कह सकते हैं कि इसमें जो सामूहिक प्रयास देखने को मिला, यानी विश्व के जो तमाम देश थे, जो जिन सदस्य देशों पर कानूनी रूप से ये बाध्यकारी संधि जिसने के तहत जिन देशों ने इसको अपनाया, वो उनका एक कलेक्टिव एफर्ट दिखता है, यानी कि एक सामूहिक प्रयास दिखता है। और इस कलेक्टिव एक्शन का परिणाम यह हुआ कि वैश्विक स्तर पर इसका वास्तविक प्रभाव दिखाई देता है। तो दूसरा हम कह सकते हैं कि इसका सामूहिक प्रभाव पड़ा। ये एक इसका महत्वपूर्ण हम उपलब्धि के तौर पर इसको हम बता सकते हैं। तो दूसरा सामूहिक प्रभाव पड़ता है। तीसरी बात अगर हम करें तो हम कह सकते हैं कि न्याय संगत और समावेशी व्यवस्था है। न्याय संगत और समावेशी व्यवस्था अपनाने की कोशिश की गई, यानी कि अगर कहीं पर कोई चीज लागू की जा रही है जिससे कि वैश्विक तापमान में वृद्धि न हो, तो यहां पर यह भी ध्यान रखा जाता है कि उस चीज के लागू होने से अगर कोई प्रभावित हो रहा है तो उसको भी ऐसे ही ना छोड़ दिया जाए। तो हम कह सकते हैं इसमें सबको, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सबको समावेशित करते हुए इस व्यवस्था को बनाया गया। तो न्याय संगत भी है और समावेशी भी है। तो तीसरी चीज क्या है इसमें हमको दिखाई देता है कि ये न्याय संगत भी है। हालांकि कभी कभी गरीब देशों द्वारा जो विकसित देश हैं उनके ऊपर न्याय संगत जो चीज है इसको लेकर सवाल उठाया जाता है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन यहां फिलहाल लोगों के संदर्भ में बात करें तो न्याय संगत भी है और समावेशी व्यवस्था के तौर पर भी इसको देखा जाता है। तो तीसरी उपलब्धि तो यह है। चौथी उपलब्धि की अगर बात करें तो आईएसए यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो अस्तित्व में आया, वो इसको भी हम एक उपलब्धि के तौर पर देख सकते हैं। तो यह हम चौथे उपलब्धि के तौर पर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसको हम देख सकते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है आईएसए जो है, वो पेरिस जो एग्रीमेंट है उसी की बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसी के बाद भारत और फ्रांस के ही नेतृत्व में, भारत और फ्रांस के ही लीडरशिप में 120 से ज्यादा देश, 120 प्लस जो कंट्रीज हैं, उन्होंने मिलकर क्या बनाया, उनकी भागीदारी का ही परिणाम था कि सौर ऊर्जा के को हम ज्यादा से ज्यादा सुलभ बना सकें। इसलिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो हमको देखने को मिलता है। तो वो भी कहीं ना कहीं पेरिस एग्रीमेंट का ही इंपैक्ट दिखाई देता है। तो ये इसकी कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं जिसको कि यहां पर बताया गया। अब हम बात करते हैं इसके अलावा इस समय इसके परिवर्तन की जो दिशा है उसको भी देखें, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी आप देखेंगे कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी काफी उल्लेखनीय प्रगति की है। अब 2050 तक ये लक्ष्य है कि 50% बिजली जो हम प्रोडक्शन करते हैं वो क्या करें, गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त कर लें। 2030 के लक्ष्य से 5 वर्ष पहले ही जो हम उस चीज को अचीव कर लिए हैं, 2030 तक जो हमारा टारगेट था वो 5 वर्ष पहले ही हमने अचीव कर लिया। तो हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है। इलेक्ट्रिक वाहन भी अब काफी सक्रिय हैं। तो कुल मिलाकर अब जो अगला सम्मेलन होने वाला है यानी कि COP30 जो होने वाला है नवंबर में, उसमें 2025 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 10 से 21 नवंबर 2025 को कहां होगा, बेलेम ब्राजील में होगा। तो याद रखिएगा ये ब्राजील में होने वाला है और कहां पर होने वाला है, बेलेम में होने वाला है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अब वहां पर जो है 5 प्रमुख प्राथमिकताओं को रखा गया है। कौन कौन सी 5 प्रमुख प्राथमिकताएं हैं? तो COP30 जो बेलेम में आयोजित होगा, पहली प्रमुख प्राथमिकता के तौर पर यह है कि वैश्विक स्तर पर जो उत्सर्जन है उसको घटाने के लिए महत्वाकांक्षा बढ़ाया जाए। यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है तमाम फैक्ट्रियों के माध्यम से, वाहनों के माध्यम से, तो उसको हम क्या करें, वैश्विक स्तर पर उसको घटाने के लिए हम काम करें। इसका पहला फोकस तो इस पर होगा। दूसरा फोकस क्या है कि न्यायपूर्ण और समावेशी परिवर्तन, जस्ट ट्रांजिशन। न्यायपूर्ण और समावेशी परिवर्तन की बात करें, अच्छा, वैश्विक स्तर पर जैसे घटाने की दिशा में अभी आपको बताया गया कि प्रयास, भारत ने भी अपना लक्ष्य 5 वर्ष पहले ही 2030 तक का जो लक्ष्य था 5 वर्ष पहले हासिल कर लिया है। तो भारत जैसे तमाम देश इस दिशा में प्रगति कर रहे हैं। वो किसका प्रभाव है? पेरिस एग्रीमेंट का ही प्रभाव है। न्यायपूर्ण और समावेशी परिवर्तन का ये मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी को अगर कहीं पर जलवायु परिवर्तन के लिए, उसके प्रभावों को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करने के लिए हम क्या करें, मान लीजिए कोई कोयले की खदान है या फैक्ट्री इस तरह की जिससे एमिशन हो रहा है उसको बंद करते हैं। अब उससे प्रभाव पड़ रहा है मान लीजिए कुछ गरीब वर्ग के मजदूरों पर, तो उस प्रभाव को हम क्या करेंगे, उसको उनको प्रभावित नहीं होने देंगे। उनको हम जो ग्रीन हम कह सकते हैं कि जिस तरह की योजनाएं परियोजनाएं चल रही हैं
उन योजनाओं के लिए उनको स्किल्ड करेंगे, ट्रेंड करेंगे, तो वो प्रभावित ना हो, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो ये न्यायपूर्ण और समावेशी परिवर्तन करने पर भी फोकस यहाँ पर किया जाएगा। प्राकृतिक कार्बन सिंक जैसे जंगल हो गया, मैंग्रोव हो गया, महासागर हो गए, इनकी रक्षा करने का भी काम किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सब क्या करते हैं, प्राकृतिक ये कार्बन सिंक के रूप में जाने जाते हैं। जैसे आप अमेजन का वन है, इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। इसी तरह से भारत में भी सुंदर वन देखिए, उसका भी काफी योगदान है, जो कि मैंग्रोव क्या करते हैं, महासागरों से आने वाला जो तूफान होता है उससे भी पृथ्वी की रक्षा करेंगे, धरातली भाग की रक्षा करेंगे, साथ ही साथ कार्बन सिंक के रूप में तो इनका योगदान होता ही है। जैव विविधता की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण होते हैं। गैर राज्यीय भागीदारों यानी स्थानीय सरकार, उद्योग, नागरिक को सशक्त बनाना, इस पर भी फोकस होगा। यानी कि गैर राज्यीय भागीदार क्या होते हैं, यानी कि ऐसे भी जो भागीदार जो कि राज्य यानी कि गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर वो क्या करते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं, इसमें हम इनको सशक्त बनाएं, इनको इतना हम कह सकते हैं कि इस फील्ड में जागरूक बना दें कि वो इसमें सहायता कर सकते हैं, सिर्फ सरकारों के ऊपर निर्भरता को कम किया जा सके। जैसे कि जो स्थानीय सरकारों के अलावा जो प्राइवेट जो उद्योग हैं, कुछ अन्य नागरिक हैं, इनको हम ज्यादा से ज्यादा इंपावर्ड कर सकें ताकि इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। अगला है कि विज्ञान सत्य पर आधारित नीति निर्माण हो, जलवायु भ्रामक जानकारी से लड़ना, यानी कि हम ऐसी जानकारी पर फोकस करें जो सत्य पर आधारित हो, यानी कि फेक अगर कोई न्यूज फैलाई जाती है सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से, तो उसको कंट्रोल करने का काम किया जाए। अब जैसे आप देखेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन है, इलेक्ट्रिक वाहन अब वैश्विक स्तर पर जो नई कार है उसकी बिक्री लगभग 20% तक है। तो ये परिवर्तन एक क्रांतिकारी परिवर्तन के तौर पर इसको देखा जा सकता है। ये किसका परिणाम है, ये पेरिस एग्रीमेंट का ही परिणाम है। इसके अलावा जो हर देश का नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जिसको एनडीसी कहा जाता है, ये निर्धारित अगर किया गया तो ये किसका परिणाम है, ये पेरिस एग्रीमेंट का परिणाम है। जैसे भारत ने एनडीसी के तहत ही अपना लक्ष्य तय किया है कि 2070 तक वो क्या करेगा, नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य जो है वह हासिल करेगा, और 2030 तक 50% बिजली क्षमता गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करेगा, जो कि 5 वर्ष पहले लक्ष्य उसने प्राप्त किया और कर लिया है। तो ये क्या है, ये एनडीसी का ही परिणाम है। और एनडीसी किसका परिणाम है, तो हम कह सकते हैं पेरिस एग्रीमेंट का परिणाम है। जैसे ये बात आपको यहां पर की गई न्यायपूर्ण समावेशी परिवर्तन की, ये फोकस जो किया जा रहा है COP30 में, तो कोयला खदान अगर कहीं पर बंद होती है तो वहां पर काम करने वाले जो मजदूर हैं उनके लिए वैकल्पिक रोजगार और प्रशिक्षण की व्यवस्था अगर की जाएगी तो वो किसके तहत की जाएगी, वो इसी के न्यायपूर्ण और समावेशी परिवर्तन के तहत की जाएगी। साथ ही फ्रांस और भारत जैसे देश इस दिशा में ग्रीन स्किल डेवलपमेंट और क्लाइमेट एडाप्टेशन प्रोजेक्ट इस पर काम कर रहे हैं ऑलरेडी। साथ ही साथ जो नॉन स्टेट जो हैं एक्टर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, उनकी यानी गैर राज्य जो भागीदारी है, मतलब गैर राज्य भागीदारी मतलब वे संस्थाएं जो सरकार का हिस्सा नहीं होती है, उनकी भागीदारी को भी बढ़ाया जा रहा है। तो ये सब किसका परिणाम है, ये सब पेरिस एग्रीमेंट का ही परिणाम है। अब इतना ही नहीं, अगर आप देखिए तो जैसे कुछ स्टेट भी हैं, राज्य के स्तर पर भी आपको डिफरेंट पॉलिसी दिखेगी जिस पर कि प्रकृति का संरक्षण केंद्र में होगा। जैसे दिल्ली का ही देख लीजिए, ग्रीन दिल्ली मिशन जो प्रोग्राम है वो क्या है, वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित है। इसी तरह से कारपोरेट सेक्टर में भी देख लीजिए, उसमें भी कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो तय की जाती हैं, तमाम बड़ी बड़ी कारपोरेट जो कंपनियां होती हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय होती है, नेट जीरो के लिए वो अपना कमिटमेंट फिक्स कर रही हैं, तो वो कहाँ किससे प्रभावित है, कहीं ना कहीं पेरिस एग्रीमेंट से प्रभावित है। फ्रांस, भारत और ब्राजील जैसे जो देश हैं वो साइंस बेस्ड एविडेंस की बात करते हैं। इसका मतलब कोई भी तथ्य जो हो वो वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित हो। ये बात कहां से निकल कर आ रही है, ताकि किसी भी तरह की जब बात हो प्रकृति संरक्षण के लिए तो वो बात किस पर आधारित हो, वो बात फैक्ट पर आधारित हो, ना कि फियर पर आधारित हो। यानी कि फियर को डिनाई करते हुए फैक्ट पर फोकस करना, ये किसका परिणाम है, ये कहीं ना कहीं पेरिस एग्रीमेंट का ही परिणाम है। तो इन 10 वर्षों के सफर में हम देख रहे हैं विभिन्न देशों का, चाहे वो एनडीसी फिक्स करना हो, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण या वैश्विक तापमान बढ़ने के लिए जो प्रयास हैं वो प्राइवेट सेक्टर तक पहुंचना हो या समावेशी बनना हो, न्यायसंगत व्यवस्था होनी हो, भले ही अभी अपने उस लक्ष्य को उस तीव्रता से प्राप्त नहीं कर पा रहा है, लेकिन इसकी जो दिशा है वो जरूर परिवर्तनकारी दिशा है। तो इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि इस पर और बेहतर तरीके से अभी विचार करने की, काम करने की आवश्यकता है। तो चलिए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। COP30 का आयोजन किस शहर में होने जा रहा है? विकल्प आपके सामने है, पेरिस, नई दिल्ली, बेलेम या ब्रुसेल्स। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।